तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई यामी गौतम की नई मूवी आर्टिकल 370 को, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा ही कलेक्शन कर रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मूवी से जुड़े नए नए एक्सप्लेनेशंस आप बेहतरीन तरीके से देख पाएँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है श्रीनगर में आर्टिकल 370 लगने से 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से 2015 में मुजाहिदीन बुरहान वानी ने भड़काऊ बयान देकर जम्मू कश्मीर के युवाओं के दिमाग में कब्जा कर लिया है। इसके बाद हम जूनी अख्तर नाम की एक लड़की को देखते हैं जूनी एक इंडियन इंटेलिजेंट ऑफिसर है। वो बुर्का पहन के एक घर में जाती है जहाँ वह किसी साबिया नाम की लड़की का पेडिक्योर करने आई थी और उसे अपने नेल पेंट का कलेक्शन भी दिखाती है। साबिया अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही होती है और उसके फ़ोन में मुजाहिदीन बुरहान वानी का फ़ोटो किसी और लड़की के साथ दिखाया जाता है। तब ये पता चलता है कि साबिया बुरहान वानी की भी एक माशूका थी। तब साबिया जूनी को गुस्से में बाहर निकल जाने के लिए कहती है और इसी के बाद जूनी कहती है कि बुरहान वानी एक मुजाहिदीन है और उसने तुम्हारी तरह और भी 4 लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर मार डाला था। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसके बारे में सारी जानकारी दे दो। अगर तुम नहीं दोगी तो पुलिस खुद आकर तुम्हें सबके सामने घसीट कर ले जाएगी। इसके बाद साबिया डर के मारे जूनी को सब कुछ बता देती है। इसके बाद जूनी अपने सर खबर अली को फ़ोन करके सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है कि कैसे उसने बुरहान वानी के बारे में पता लगा लिया है कि वो कहाँ और कब आने वाला है। उसके बाद खबर अली जूनी को कुछ भी करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। इसके बाद जूनी यश चौहान को फ़ोन करती है जो कि एक इंडियन सीआरपीएफ ऑफिसर होता है। जूनी उसे बताती है कि उसने बुरहान वानी की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा लिया है और जूनी उससे मिलकर वो सारी बुरहान वानी की सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल बताती है और कहती है कि उसे बुरहान वानी को पकड़ने का एक मुश्किल से मौका मिला है और कहती है कि उन्हें बुरहान वानी को किसी भी हालत में पकड़ना पड़ेगा। तब यश जूनी से कहता है कि उन्हें खबार सर से पहले परमिशन लेनी होगी जो कि उनके पास नहीं थी, पर जूनी यश चौहान को समझाकर उसे कन्विंस कर लेती है। इसके बाद यश और जूनी अपने साथियों के साथ मिलकर बुरहान वानी की लोकेशन पर जाकर उन्हें घेर लेते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर के बाद वहाँ पे कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। इस पर जूनी और यश चौहान के साथी उन लोगों पर फायरिंग करते हैं। जवाब में सामने वाले लोग भी जूनी पर फायरिंग करते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। फायरिंग के दौरान सामने वाले लोग मर जाते हैं और उसके बाद जूनी जब वहाँ पे उनके पास जाकर उनका चेहरा देखती है तो उसे पता चलता है कि उनमें से एक शख्स बुरहान वानी ही है। ये जानकर जूनी बहुत ही खुश होती है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद जूनी बुरहान वानी की मरने की न्यूज़ अपने सर खबार अली को बताती है और खबार अली सर बोलते हैं कि ये करके उसने कितना बड़ा बवाल कर दिया है। बुरहान वानी के मरने की न्यूज़ कश्मीर के सीएम अरविंद बिंद्रा को भी मिलती है। इसके बाद अलगावादी याकूब शेख को दिखाया जाता है और वो एक नारे के दौरान कहता है कि हम लोग बुरहान वानी का बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद याकूब शेख अपने आदमियों से कहता है कि मस्जिद के हर बूढ़े बच्चे के हाथ में पैसे दिलवाओ और उन्हें पथरावबाजी करने को कहो और ये पथरावबाजी रुकनी नहीं चाहिए जिससे किसी भी हिंदुस्तानी का सांस लेना मुश्किल हो जाए। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अलगाववादियों ने बुरहान वानी को लोगों के बीच ले जाकर सम्मान से विदाई दी ताकि पाकिस्तान के मुस्लिमों के अंदर भारत के विरोध की भावना जागे। जिसके बाद एक नया कमांडर जाकिर नाइक को आता है और वो बुरहान वानी की जगह लेता है। जाकिर नाइक आते ही पाकिस्तान को कश्मीर से जोड़ने के नारे लगवा देता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी दंगे और पथराव भी होने लगते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे के साथ मार्च निकाली जाती है और ये सब कुछ काफ़ी टाइम तक चलता रहा। इसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जूनी को इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है जहाँ बड़े बड़े ऑफिसर जूनी को खबर सर की बात नहीं मानने पर काफ़ी सुनाते हैं और कश्मीर में आतंकवाद फैलने का जिम्मा जूनी पर ही ठहरा देते हैं क्योंकि जूनी ने ही बुरहान वानी को मारा था और उसके बाद दंगे फैल जाते हैं। खबर सर जूनी का ट्रांसफ़र अब दिल्ली कर देते हैं ताकि वह ऐसी गलती दोबारा ना कर सके। इसके बाद जूनी उदास होकर अपने बचपन के बारे में सोचती है
और थोड़ी देर बाद दिल्ली के लिए निकल जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम 21 जनवरी 2016 का सीन देखते हैं, जहां दिल्ली में राजेश्वरी स्वामीनाथन, जो कि एक जॉइंट सेक्रेटरी है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा रही होती है। तब एक न्यूज़ रिपोर्टर आकर राजेश्वरी से कश्मीर में होने वाले दंगों के बारे में पूछती हैं, पर राजेश्वरी वृंदा को आधे ही सवालों का जवाब देख करके वहां से चली जाती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि यश चौहान जूनी से बात कर रहा होता है फ़ोन पे। तब हमें पता चलता है कि जूनी को मंत्री जी की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे रखा गया है। तब यश जूनी को समझाता है कि थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है कि तुम दोबारा कश्मीर ड्यूटी पर आ जाओगी। तब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसे जगमोहन पाटिल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि 370 भारत में आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा लाया गया था। पर जब आर्टिकल 370 आ गया तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही ख़त्म हो गई थी। मतलब कि इसके बाद आर्टिकल 370 का हटना नामुमकिन हो गया है। राजेश्वरी जगमोहन पाटिल से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसी लूप होल के बारे में पूछती हैं, ताकि वो कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पावर स्टेट असेंबली को दे सके और वहाँ से आर्टिकल 370 को जल्द से हटाया जा सके। इसके बाद अगले सीन में राजेश्वरी जूनी से जाकर मिलती है और उससे कहती है कि वो उसे स्पेशल टास्क ऑफिसर बनाकर कश्मीर भेजना चाहती है और वहाँ के केस को संभालने के लिए बोलती है। पर जूनी इस प्रस्ताव को मना कर देती है और वो ये कह के टालती है कि वहाँ पे कश्मीर में जाने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर की अथॉरिटी और वहाँ की और कश्मीर की पार्टी का किसी तरीके से सपोर्ट उसे नहीं मिल पाएगा। इसके बाद राजेश्वरी कुछ दिन के बाद जूनी को दोबारा फ़ोन करती है और उसे कश्मीर जाने के लिए बोलती है। इस बार जूनी राजेश्वरी को हाँ बोल देती है, पर इसके अलावा उसके साथ 2 आदमी और जाने के लिए डिमांड करती हैं। राजेश्वरी इसके लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद जूनी उन दोनों की डिटेल राजेश्वरी को भेज देती है। अगले सीन में जूनी की सारी टीम तैयार हो जाती है और इस टीम में यश चौहान भी था। इसके बाद राजेश्वरी जूनी की टीम को बताती है कि नोटबंदी के बाद कैसे टेरर फंडिंग कम हो गई है और इसके साथ ही कश्मीर में पथरावबाजी भी बहुत कम हो जाती है। सीआरपीएफ जवानों की एक बस जा रही होती है और एक लाल कलर की कार आकर भारतीय सीआरपीएफ की बस को ठोकर मारती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद दोस्तों हमें बताया जाता है कि ये वही पुलवामा अटैक है जिसमें भारत ने अपने 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर और काफ़ी बड़े ऑफिसर उन 40 जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद राजेश्वरी जूनी को बताती है कि इस पुलवामा अटैक के पीछे याकूब शेख का हाथ है। इसके बाद जूनी की टीम याकूब शेख की लोकेशन ट्रैक करती है और उसे वहाँ पर जाकर के पकड़ लेती है। तब जूनी अपनी टीम के साथ याकूब को हेडक्वार्टर लाकर काफ़ी तरीके के सवाल पूछती है, लेकिन याकूब किसी भी बात का जवाब नहीं देता। इसके बाद जूनी याकूब के पास आकर खिड़की खोलती है और सिगरेट जलाती है और इसके बाद जूनी याकूब को खिड़की से धक्का देकर हवा में लटका देती है, जिससे डर के मारे याकूब शेख जूनी को सब बता देता है। जूनी को याकूब शेख से ये भी पता चलता है कि खबर अली को सारी जानकारी थी उस साइड बॉम्बर के बारे में। तब जूनी डायरेक्टली खबर अली के पास जाकर के मिलती है और उससे सारी पूछताछ करती है। खबर अली उससे कहता है कि ये सब उसने अपनी एसेट बचाने के लिए किया था और वो अपनी सफाई देने लगता है। जिसके बाद जूनी गुस्से में आकर उस पर फायर करती है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और सारे अधिकारियों से बात करते हैं और वो सब ये डिसाइड करते हैं कि कश्मीर से आतंकवाद को हटाना ही पड़ेगा और इसके लिए कश्मीर से आर्टिकल 370 को जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा। इसके बाद राजेश्वरी जूनी को इन्फॉर्म करते बताती है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब डिसाइड कर लिया है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। तो इसके लिए जूनी की सारी टीम को तैनात रहना होगा और कश्मीर में जहाँ जहाँ पर दंगे होने की संभावना है वहाँ पर जूनी और उसकी टीम और अन्य भारतीय सैनिकों को तैनात करने की जिम्मेदारी जूनी को लेनी होगी। इधर हम देखते हैं कि जाकिर नायका को जूनी के बारे में पता चल जाता है और जाकिर नायक को डिसाइड करता है कि जल्द से जल्द जूनी को कैसे मारा जाए। इधर हम देखते हैं कि जूनी और वसीम कॉन्स्टिट्यूशन के सर्कुलर डी को लेकर जा रहे होते हैं और वहीं पर ही जाकिर नायकों के गैंग वाले उन पर अटैक करते हैं और फायरिंग कर देते हैं। दोनों ग्रुपों में अच्छी खासी मुठभेड़ होने लगती है और वो गुंडे जूनी की गाड़ी को टक्कर मार के निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद जूनी और वसीम कैसे तरीके से बच निकलते हैं।
इसके बाद वे दोनों सर्कुलर डी के पेपर्स को लेकर राजेश्वरी के पास पहुंचते हैं। इसके बाद जूनी और वसीम कॉन्स्टिट्यूशन डी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर राजेश्वरी के पास पहुंचते हैं। राजेश्वरी इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और सीएम के साथ ज़रूरी मीटिंग करती हैं। इस मीटिंग में पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सर्कुलर डी को जानबूझ के हटा दिया गया था ताकि भारत कश्मीर को अपना अभिन्न ना बना पाए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 367 के बारे में पता चलता है। तो आर्टिकल 367 से प्राइम मिनिस्टर को ये पता चलता है कि राष्ट्रपति अपने पावर से आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं। इधर वृंदा को भी पता चल जाता है कि सरकार जो है कुछ नया बिल पेश करने वाली है और नया बिल पेश करने से सारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जम्मू और कश्मीर की कमांड भारतीय सेना ने संभाल ली है और सभी के सारे नेटवर्क्स बंद कर दिए हैं जिससे कोई भी आतंकवादी कम्युनिकेट नहीं कर पाए। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर के कुछ मिनिस्टर्स को हाउस अरेस्ट भी कर लिया जाता है और इसके बाद पाकिस्तान को भी पता चल जाता है कि इंडिया कुछ नया करने वाला है। पाकिस्तान की सेना भी अब तैयार थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि भारत कुछ करने वाला है। इधर न्यूज़ रिपोर्टर वृंदा को पता चलता है कि याकूब शेख को 5 अगस्त को फांसी लगाने वाले हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए साइन करवा लिए हैं, बस अब उसे संसद में पास करवाने की ज़रूरत है। इधर वृंदा न्यूज़ चैनल पर लाइव आकर आर्टिकल 370 के बारे में न्यूज़ देने वाली होती है पर उनके सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। फिर राजेश्वरी होम मिनिस्टर को आर्टिकल 370 पास कराने का बिल देती है और संसद में अब अपोजिशन पार्टी आर्टिकल 370 के हटाने के विरोध में आ जाती है। इधर जूनी को पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी सलालुद्दीन के ऊपर हमला करने वाली होती है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 370 को हटाने की स्पीच दे रहे होते हैं, वहीं जूनी और उसकी टीम सलालुद्दीन जलाल को मास्क पहनाकर सामने लेकर आती है। पर जब जूनी की टीम सलालुद्दीन को रास्ते में ले जा रही होती है तब टेररिस्ट का गैंग जूनी की टीम को घेर कर उन पर अटैक करती है। बाद में ये दिखाया जाता है कि ये हमला जाकिर नाइको के द्वारा ही किया गया था। जाकिर नाइको की टीम और उसके लोग जूनी के काफ़ी लोगों को मार देते हैं। यहाँ पर जूनी स्मोक बॉम्ब फेंक कर धुआं कर देती है ताकि जाकिर और उसके लोग उन पर हमला और ना कर पाएँ। इधर विधानसभा में अपोजिशन वाले होम मिनिस्टर की बात का विरोध करते हैं। जाकिर यहाँ सबको घायल करके मिलिट्री की जीप का दरवाज़ा खोलने लगता है जिस गाड़ी में सलालुद्दीन जाकर होता है। इधर जाकिर नाइको धुएं से निकलकर जूनी की टीम पे फिर से हमला करता है। तब जूनी किसी तरीके से बचकर गाड़ी के पास आकर जाकिर नाइको को गोली मार देती है और जाकिर नाइको वहीं मर जाता है। इसके बाद संसद में आर्टिकल 370 को हटाने के लिए वोटिंग होती है और आर्टिकल 370 को हटाने का बिल पास हो जाता है। तो अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर को भारतीय यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया ताकि इसके बाद से जम्मू कश्मीर को दोबारा कभी भारत से अलग करने का प्रयास नहीं किया जाए। इसके बाद अंत में यामी गौतम यानी कि जूनी अख्तर अपने पापा की फ़ोटो को नदी में बहाती है जहां पर ये मूवी का अंत होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरीके के और एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ।